అసలు ఆత్మ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ ఉంటుంది? बॉडी में आत्मा कहाँ है? सब लोगों ने बोला हुआ है, दोनों आईब्रोज के सेंटर में है, बहुत डीप में है, ఎలా ఉంటుంది? अर्थ से भी बड़ा है, स्काई को भी टच कर सकता है, इतना बड़ा एनर्जी है। అసలు మరణం తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? तो मृत्यु सपने से जागना है, एक्सपांशन है। అంటే ఒక మనిషి చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మిస్తారు, అయితే అలా ఎన్ని జన్మలు ఉంటాయి? वो हम डिसाइड करेंगे, हजारों जन्म हो सकते हैं उसके लिए, बहुत जगह पर एट ए टाइम भी हम लोग जन्म ले सकते हैं। अर्थ पर ही बहुत जगह पे आपका बर्थ हो सकता है। జనరల్గా మనిషికి 7 జన్మలు ఉంటాయి, 7 జన్మల తర్వాత ఇక జన్మే ఉండదు అని అంటారు. मैंने ही मेरे खुद के हजारों जन्म देखे हुए हैं, और मैंने ये भी देखा है कि मैंने और भी कहीं जन्म लिया हुआ है। గత జన్మ పాప పుణ్యాలు ఈ జన్మకు కూడా ఇబ్బందులు కలుగుతాయా? तब तक हम लोग कर्मा ही समझते हैं उसको, जब तक उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। పూర్వీకులు పెట్టేటువంటి శాపాలు అది ఈ జన్మలో ఉన్న వర్తిస్తాయా మనుషులకు? घर में किसी लेडी को मारा गया है और उसको बहुत टॉर्चर करके मारा गया है, वो श्राप देख के मरती है ना, वो रहता है। कभी कभी वो लेडी खुद जन्म लेके वो कर्ज को ठीक कर सकती है, और उस पूरे फैमिली में इतना टॉर्चर होता है उस एक इंसान के वजह से। आपको और ईगो रहता है हमारे अंदर, हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते इन चीज़ों को, पर इसको नींद में दिखेगा। పితృకర్మలు చేసిన వాళ్ళ సోల్ అనేది శివైక్యం చెందుతుంది. ये 3rd डे में होता है, 3rd डे या 12th डे में होता है, तब उनका एनर्जी आजू बाजू में ही रहता है, पर उसके कपड़े यहाँ पे, उसके इमोशंस यहाँ पे, उसके गहने यहाँ पे, उसके रिश्तेदार यहाँ पे, वो यहीं पे है अभी भी। यहाँ पे एक दादी है, खाना खा रही है, देखो देखो यहाँ पे कोई भी बॉडी छोड़ रहा है समझो, उसके साथ उसके इमोशंस यहाँ रह जाते हैं। ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు పూణే నుంచి వచ్చినటువంటి సునీతమ్మ గారు. ఆవిడ హీలింగ్, మెడిటేషన్, నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ తీసేయటం ఇలాంటి వాటిల్లో దిట్ట. ఒక్కసారి అమ్మతో మాట్లాడదాం, మనకున్నటువంటి డౌట్స్ అన్నీ క్లారిఫై చేసుకుందాం. అమ్మా నమస్తే, ఎలా ఉన్నారమ్మా? मैं ठीक हूँ जी, बहुत अच्छी हूँ। మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి అసలు? हम लोग पहले मेडिटेशन से स्टार्ट करें क्या? 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ओके पहले एक्सपीरियंस करते हैं, बाद में आप मेडिटेशन के लिए। ఓకే ओके, बॉडी को रिलैक्स करके पैर को इंटरलॉक करना है एंकल के पास, हाथों को इंटरलॉक करके धीरे धीरे आंखें बंद करनी है। महातर बाबा जी, माता जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके हम सब लोग सिद्धाश्रम में एक सर्कल के अंदर बैठ रहे हैं। बॉडी को एकदम रिलैक्स करके स्पाइन को इरेक्ट करके बैठना है। स्पिरिट बर्ड्स का एनर्जी कनेक्ट हो रहा है, एनर्जी धीरे धीरे 7 चक्रा की तरफ जा रही है। हो सकता है आपको बहुत बड़ा स्नेक दिखाई दे, धीरे धीरे स्कल के थ्रू, स्पाइन के थ्रू टेलबोन की तरफ जाना है। रिलैक्स, टेलबोन की तरफ, पैरों को एकदम रिलैक्स करना है। लेफ्ट पैर में ध्यान देना, लेफ्ट साइड के पैर में ध्यान देना है। आपको शायद बॉडी मूव हो रहा है ऐसा फील हो सकता है। बॉडी के अराउंड मर्कबा स्टार एक्टिवेट हो रहा है। किसी को अपने एंसेस्टर्स दिख सकते हैं, अगर एंसेस्टर दिख रहे हैं ग्रेटिट्यूड देना है। आपके एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड देकर आप पूछ भी सकते हैं कि वो कुछ बात करना चाहते हैं क्या, पूछ भी सकते हैं। 7 चक्र से एनर्जी धीरे धीरे 12 चक्र की तरफ, एंड देन एक पेड़ के साथ कनेक्ट हो रहा है। 12 चक्र से पेड़ के साथ कनेक्शन हो रहा है। ये नीम का पेड़ है, पेड़ से फिर से एनर्जी रूट्स के अंदर जाके हमारे पैरों के थ्रू, रूट चक्र के थ्रू बॉडी को कनेक्ट होते जा रही है। हम जब भी मेडिटेशन में बैठे गुरुओं के साथ कनेक्ट होके, कुल देवी, पेरेंट्स, एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होके मेडिटेशन में बैठना चाहिए। एक क्लीन जगह में
जहाँ पर आप मेडिटेशन में बैठने वाले हैं वहाँ नीचे एक क्लीन कपड़ा डाल के उसके ऊपर बैठना है। स्पाइन को स्ट्रेट रख के बैठना है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके बैठना है। कभी कभी आपको अंदर से ऐसी आवाज़ आ सकती है कि दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखनी है, या कोई और मुद्रा आपको अंदर से फील हो सकता है। उसको फॉलो करते हुए आंखें बंद करके शांति से बैठना है। हो सकता है आजू बाजू में किसी चीज़ की आवाज़ आए, उन सारी आवाज़ को एक्सेप्ट करके लेफ़्ट नोस्ट्रिल के थ्रू फोरहेड में ध्यान देना है। लेफ़्ट नोस्ट्रिल के थ्रू बॉडी के अंदर जाके फोरहेड की तरफ देखना है। टेम्पल पॉइंट पे देखना है, जहाँ पे सिंदूर लगाते हैं ना, उस पॉइंट पे देखना है। धीरे धीरे सीधा ब्रह्मरंध्र की तरफ, शिखा की तरफ, शिखा से धीरे धीरे गर्दन की तरफ जाना है। मेडुला को देखते हुए स्पाइन में, गर्दन के पास बहुत लोगों को स्टिफनेस फील हो सकता है। शोल्डर की तरफ ध्यान देना है। शोल्डर से हाथों की तरफ, हाथों से धीरे धीरे फिंगर्स की तरफ। हमने जैसे दोनों हाथों को इंटरलॉक किया हुआ है। गर्दन से राइट शोल्डर से, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, फिर गर्दन, इस तरह से एक बहुत बड़ा सर्कल एक्टिवेट हुआ है एंड एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। गर्दन में जो स्टिफनेस है, शोल्डर में जो स्टिफनेस है, वो धीरे धीरे रिलीज़ किया जा रहा है। तो आप लोगों को बॉडी में जर्क्स फील हो सकते हैं, थोड़ा हेवीनेस लग सकता है, इचिंग हो सकता है, दर्द हो सकता है, आंखें खोलने का मन हो सकता है दर्द की वजह से, पर आंखें नहीं खोलनी है। आपके गर्दन में, शोल्डर में कुछ पेन है जिसको ठीक किया जा रहा है। 2-3 दिन तक आपको गले में भी तकलीफ़ हो रही है, ऐसा फील हो सकता है। वो बस हीलिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। गर्दन में ध्यान दो। बहुत लोगों का ऑपरेशन हुआ है गर्दन में, किसी को गर्दन में लगा हुआ है। वो सारे इश्यूज़ को गर्दन से, ब्रह्मरंध्र की तरफ से, शिखा की तरफ से, वो नाड़ियों को ठीक किया जा रहा है। गर्दन में ही ध्यान देना। ये जो हीलिंग हो रही है अभी, इस हीलिंग को कोई भी कभी भी कर सकता है। इस हीलिंग को कोई भी रिपीट भी कर सकता है, 2-3 बार, 8 बार। आपका जब तक गर्दन का इशू ठीक नहीं हो रहा है, शोल्डर का पेन ठीक नहीं हो रहा है, आप उसको रिपीट कर सकते हैं। जिनको स्किन के इश्यूज है, हाथ पर वगैरह, वो लोग भी इस हीलिंग को कभी भी रिपीट कर सकते हैं। ये एनर्जी लॉक हो रहा है, तो आप जब भी इसको सुनेंगे वो उतना ही इफ़ेक्टिव होगा। और उल्टा हर बार आपको ज़्यादा फीलिंग आएगी, ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा एनर्जी फील होगा। फर्स्ट टाइम कभी कभी पेन की वजह से, या कभी हम इस तरह से अंदर नहीं गए हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि समझ नहीं आ रहा है। पर जैसे जैसे आप उसको रिपीट करेंगे और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। गर्दन में ध्यान देना है। वहाँ छोटे छोटे डायमंड जैसे शाइनिंग स्टार एक्टिवेट हो रहे हैं गर्दन की तरफ। गर्दन झुकाने के बाद स्पाइन में एक हड्डी ऊपर आता है ना, उसका हीलिंग स्टार्ट हो गया है अभी। जैसे कुछ कपड़ा जैसे कोई बांध के रखा हुआ हो, उसको रिमूव किया जा रहा है। अब आपको सांस आएगी, अच्छा लगेगा, थोड़ा हल्का लगेगा। मुंह से एक्सहेल करना है। जैसे ना किसी ने बहुत टाइट कपड़े पहने तो कैसे सांस ये होता है ना, थोड़ा इशू होने लगता है, सांस नहीं ले पाते ऐसे। ये
पेन रिमूव कर रहे हैं वैसे वैसे आपको गहरा सांस आएगा, नींद अच्छा लगेगा। इस हीलिंग को आप रोज़ भी कर सकते हैं। सोने से पहले इसको रिपीट करके सो सकते हैं। स्पाइन से धीरे धीरे टेलबोन की तरफ ध्यान देना है। क्रिकेट का बॉल रहता है ना, उतना एक आयरन का बॉल हो जैसे, बहुत वेट है उसमें, वो भी रिलीज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप सीधा चल नहीं पाते हो। ये जो पेन है टेलबोन की तरफ, इसकी वजह से आप चल नहीं पाते हो, बहुत देर तक बैठ नहीं पाते हो। टेलबोन राइट साइड का हिप एरिया में ये पेन हो सकता है आपको। टेलबोन में लगा हुआ है जैसे हेयरलाइन क्रैक्स रहते ना, वैसे टेलबोन में कुछ लगा हुआ है। और किसी किसी का एज की वजह से बोन में ताकत नहीं रही है, उनको भी सेम पेन हो रहा है। किसी किसी को जैसे जैसे एज बढ़ता है बोन लॉस होता है, पर सबको नहीं होता है। जिनको होता है उनका थिंकिंग ऐसे रहता है कि कल क्या होगा, आज का ये हो गया है पर उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। कंटिन्यू टेंशन में रहते हैं, सोचते रहते हैं, घर पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा फीलिंग आता है उनको। इस तरह से बोन से रिलेटेड इशू होने लगते हैं। और जैसे जैसे ज़्यादा सोचने लगते हैं, गर्दन भी झुकने लगता है, गर्दन में दर्द होता है। और वही दर्द टेलबोन हील तक कुछ न कुछ इशू होते रहते हैं, क्रैक्स होते रहते हैं। कोई एक्सीडेंट हुआ तो बहुत हड्डी तक लगेगा, ऊपर ऊपर ऐसा स्किन निकल के नहीं जाता, पर पूरा हड्डी तक लगेगा। ऐसा सोचने से ये सब कुछ हो रहा है। रिलैक्स रखना है खुद को, और मैसेज खुद को रिलैक्स रखो। ऐसा बोलने से सिर्फ कोई रिलैक्स नहीं होता है, वो स्वभाव है, किसी का स्वभाव है समझो, टेंशन लेना। वो अगर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे तो शायद उनके स्वभाव में चेंज आ सकता है। जैसे जिस बारे में वो सोच रहे हैं वो कल भी सोच रहे थे, 2 दिन पहले, 10 साल पहले भी यही सोच रहे थे। रोज़ कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना, हम जिंदा तो है ही ना। धीरे धीरे चेंजेस आ ही रहे हैं। लोड है, फाइनेंस का लोड है, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, करना ही पड़ रहा है वो तो। और सोच के बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करने से अच्छा है कि समझे कि ये हर रोज़ हो रहा है और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, शांत रखने की कोशिश करनी है। किसी भी आप भगवान को मानते हो, किसी लाइट को मानते होंगे, किसी गुरु को मानते होंगे, पेरेंट्स को मानते होंगे, फ्रेंड को मानते होंगे, या अपने एंसेस्टर्स को मानते होंगे, किसी को भी उसके ऊपर ट्रस्ट करके कि वो है तो सपोर्ट करेगा। ऐसा सपोर्ट फील करके मन ही मन में वो दिन अच्छा निकाल सकते हैं। टेलबोन से राइट हिप से नी के पीछे की तरफ जाना है, नी के पीछे से लोअर लेग में हील की तरफ। ये पेन जैसे जैसे रिलीज हो रहा है, किसी किसी को ये 21 दिन तक पेन होने वाला है। जो पेन आपने जमा करके रखा है वो बॉडी से, हील से निकल रहा है। तो नींद में भी आपको ये दर्द फील हो सकता है, जाग आ सकती है, इतना क्रैम्प्स आते हैं ना, वैसा ये निकल जाएगा। और उसके बाद आपके माइंड से, गर्दन से वो बाहर जो है, वो वेट जो है वो कम होगा। एंड थोड़ा सा जीवन के प्रति जो होप होनी चाहिए वो बढ़ गया है। अब थोड़ी खुशी फील कर पा रहे हो, ऐसा चेंजेस आएंगे धीरे 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 आपके लाइफ में। चेंजेस आएंगे कि मैं जो टेंशन ले रहा हूँ उसमें कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। शायद वो एडिक्शन करते होंगे तो शायद सोच सकते हैं कि ये पैसा मैं घर के काम में लगा सकता हूँ तो अपने आप बर्डन कम हो जाएगा। वैसा धीरे धीरे उनके थिंकिंग पैटर्न में भी चेंजेस आएंगे, बहुत धीरे धीरे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में,
गर्दन को झुका के एंसेस्टर्स को, गुरुओं को, पेरेंट्स को, कुल देवी को ग्रेटिट्यूड देना है। फोरहेड की तरफ ध्यान दो, दोनों हाथ चेहरे के ऊपर, बहुत धीरे धीरे स्कल को, कान को टच करते हुए, दोनों हाथ क्रॉस करके शोल्डर को टच करते हुए, हाथ से, फिंगर से, चेस्ट से पैरों की तरफ जाना है, एकदम नाखून तक। नाखून को मसाज करना है पैरों के, और हील से धीरे धीरे ऊपर आना है। बैक से, हिप एरिया से, लोअर बैक से, अपर बैक से, गर्दन से, दोनों चेहरे के ऊपर। सांस को एक्सेल करना, पैरों की तरफ ध्यान दो। 5, नेवल की तरफ ध्यान देना। 4, हार्ट पे 3, गले की तरफ 2, चेहरा 1, पूरा स्पाइन में ध्यान देते हुए पूरे बॉडी को देखना है, हाथों को देखना है, टेम्पल पॉइंट पे देखो जहाँ पे सिंदूर लगाते वहाँ। 0, बहुत धीरे धीरे आंखें खोलनी है। हो सकता है कि किसी को आंखें खोलने में 1-2 मिनट ज़्यादा लगे, आप लोग वैसे ही बैठना, 1-2 मिनट बैठ सकते हैं। ये प्रोसेस 11 दिन से 21 दिन तक चलने वाला है। तो बहुत पानी पी रहे हैं तो बहुत शांति से पानी पीना है कि मैं बहुत डिवाइन चाइल्ड हूँ। खुद को ब्लेसिंग्स देनी है, खुद को ही ब्लेसिंग्स देनी है कि मैं, आप जिसको भी भरोसा करते होंगे, शिव को भरोसा करते हैं, जीसस को करते हैं, माँ को करते हैं, किसी अल्लाह को करते हैं, कुछ किसको भी आप भरोसा करते हैं ना, उनका नाम लेके जुबान को खिचड़ी मुद्रा में रखना है और शांत रहना है। किसी लाइट को मानते होंगे या पेरेंट्स को, उनको ग्रेटिट्यूड देते हुए एक एक दिन खुशी से रहने की कोशिश करनी है। और आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो ना, आपके जीवन में 100% चेंज आता है। बाहर का कोई भी सिचुएशन चेंज हो कि ना हो, अंदर कुछ तो चेंज हो जाता है, और वो चेंज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको जब भी टाइम मिले मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, जब भी जहाँ पर भी टाइम मिले। థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ. మొత్తానికి మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలో డైరెక్ట్గా చేసి చూపించారమ్మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు చెప్పండి, అసలు ఆత్మ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది, అసలు మరణం తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ हो गए हो, पर ठीक है, कोशिश करती हूँ कि आत्मा क्या है। आत्मा एनर्जी है बोल सकते हैं। आत्मा क्या है, एक बहुत छोटा सा डॉट है, शिव का, लाइट का। हम जिसको भी लाइट समझते हैं या शिव या शक्ति समझते हैं, उसका एक पार्ट है, बहुत छोटा सा, जैसे धूल का कण होता है उतना छोटा सा एक अंश है, उसको हम आत्मा बोलते हैं। पर वो सिर्फ अंश, एक छोटा सा अंश नहीं है, उसके साथ बहुत सारी एनर्जीज, उसके साथ लाइट रहता है। वो बॉडी में हम लोग उसको फील करते हैं, हम लोग उसको ताकत बोल सकते हैं, हम लोग एनर्जी बोल सकते हैं, ऊर्जा बोल सकते हैं उसको। बॉडी में आत्मा कहाँ है, सब लोगों ने बोला हुआ है कि बॉडी में आत्मा कहाँ है, कि दोनों आईब्रोज के सेंटर में है। पर ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं, मैंने जो फील किया है वो बोल रही हूँ मैं। बॉडी में आत्मा बहुत डीप में है, बहुत डीप में है, दोनों आईब्रोज के सेंटर में डीप में है। पर बॉडी में आत्मा हर जगह पे है। स्किन कहाँ है, स्किन जैसे हर जगह पे है, वैसे आत्मा जो है ना वो बहुत बड़ा एनर्जी के साथ रहता है। सिर्फ डॉट नहीं है, सिर्फ डॉट नहीं है वो, उसका जो, उसके साथ जो चीज़ें हैं, उसके साथ जो एनर्जी है वो बहुत बड़ी है। बॉडी छोटा है उसके सामने, ये जो बॉडी दिख रहा है वो बहुत छोटा है। आत्मा के साथ जो चीज़ें हैं, जैसे एनर्जी है, वो बहुत बड़ी रहती है। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि अर्थ की जितनी है, एक अगर मेरे अंदर अंश है, वो डॉट है, आत्मा है, तो अर्थ जितना है, अर्थ से भी बड़ा है, स्काई को भी टच कर सकता है। वो इतना बड़ा एनर्जी है। वो एक का भी है क्या? हाँ, एक का भी है और सबका भी है। एक अंश में भी, एक आत्मा के अंदर भी
शिव जितना एनर्जी है। तो छोटा है बोलने के लिए, एक एंगल से देखा जाए तो हाँ बहुत छोटा है, धूल के कण जितना है, पर वो बहुत बड़ा रहता है और सिर्फ बॉडी में एक जगह पे नहीं है। जैसे जैसे हम बॉडी के अंदर जाने लगते हैं वो एक पॉइंट है, ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट है। पर आत्मा जब हम देखने लगते हैं ना तो वो पॉइंट नहीं है सिर्फ, वो बहुत बड़ा एनर्जी है, खुद शिव है जैसे। वो स्काई जितना, अर्थ जितना, वो इतना बड़ा दिख सकता है। तो सिर्फ छोटा है क्या, एक एंगल से हाँ है पर दूसरे एंगल से ऐसा नहीं है। वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो आत्मा ने इस शरीर को पहना हुआ है। मृत्यु क्या है, शरीर को छोड़ दिया, बॉडी को छोड़ दिया, कपड़े को छोड़ दिया, वो मृत्यु है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सिर्फ समझने के लिए वो मृत्यु है, पर एक्चुअली वो मृत्यु नहीं रहता है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा की जो एनर्जी है वो कहीं कहीं स्ट्रक हो सकता है, पर आत्मा डायरेक्ट मरती या जन्मती नहीं है। उसका सिर्फ वो पहनावा लेके आई हुई है। मृत्यु क्या है, एक एंगल से अगर हम लोग सोचना चाहे, उसको बहुत अच्छे से समझना चाहे, तो मृत्यु सपने से जागना है। मृत्यु क्या है, समझो हम लोग सपने में हैं, वो जाग जाना मृत्यु है। ऐसा समझ सकते हैं कि मृत्यु जो है, हम लोग कहीं डीप में अंधेरे कुएं के अंदर थे, ऊपर आ गए हैं, वो मृत्यु है। 3D में हम लोग मृत्यु जिसको समझते हैं वो बहुत अलग दिखाया जाता है, डरावनी है थोड़ी सी, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि मृत्यु बहुत ज़्यादा डरावनी है। सब लोग डरते भी है उस चीज़ से, पर जागने से डरने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु मतलब सिर्फ जागना है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने ऐसा देखा हुआ है कि मृत्यु का मतलब उल्टा एक्सपांशन है। जैसे ही हम बॉडी छोड़ते हैं ना, कुछ तो इतना अल्टीमेट चेंज हो जाता है बॉडी में, एनर्जी में, हम सब कुछ देख सकते हैं। जो बॉडी में रहते हुए बॉडी की कुछ लिमिटेशंस है ना, उसके साथ हम इन चीज़ों को एक्सपीరియंस नहीं कर पाते। మరణం తర్వాత కూడా ఆత్మ బ్రతికే ఉంటుంది అంటారు. మరి ఎక్కడ ఉంటుంది? శరీరాన్ని వదిలిపెట్టిన ఆత్మ ఎక్కడికి పోతుంది? हम लोग जहाँ पे है 3D लाइफ में, वहाँ पर ना सब लोग कहीं से आए हुए हैं, कहीं से आए हुए। कहीं से मतलब कहाँ आए, अर्थ एक प्लेनेट है, उसके ऊपर कहीं कहीं से लोग आए हो। कहीं से आए मतलब कहाँ पे, स्टार वर्ल्ड रहता है, बहुत स्काई जो है बहुत बड़ा है। हम जिस चीज़ को देख रहे हैं अर्थ को, वो पूरे यूनिवर्स में अगर देखेंगे तो एक डॉट के जितना है, एक कण के जितना है। तो जैसे अभी मैं बोल रही थी कि आत्मा बहुत छोटा है, वैसे उससे भी छोटा अर्थ है, ऐसा दिखाते हैं पूरे यूनिवर्स में। जब हम ये समझ रहे हैं ना कि अर्थ है, वो छोटा सा एक प्लैनेट है, उसके ऊपर कहीं कहीं से जैसे शिव है, जैसे शक्ति है, जैसे जीसस है, इनके कुछ पार्टिकल्स, उनका एक लाइट का एक किरण जहाँ पर हम है वहाँ पे आ रहा है। सिर्फ एक किरण जो है वो अर्थ पर आया हुआ है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इतना छोटा सा एनर्जी का एक अंश, एक आत्मा का अंश लेके हम लोग यहाँ पे आए हुए अर्थ पर। कहाँ जाते हैं, यहाँ से बॉडी छोड़ने के बाद हम लोग जहाँ पे है, हम लोग ऑलरेडी जहाँ पे है, वो एक अंश जो है वो फिर से उधर वापस जा रहा है, जा सकता है, जाता है। कभी कभी वही एनर्जी स्टक भी होती है, वही जो एक किरण जो है वो कहीं पे अटक भी सकता है इमोशंस की वजह से। जैसे मैं समझो शक्ति हूँ या शिव हूँ या जीसस हूँ, तो मैं अर्थ पर पूरे के पूरे नहीं आती हूँ। बाल का एकदम छोटा सा कण जो है वो अर्थ पर छोड़ूंगी मैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए। यहाँ से कुछ तो सीखा, फिर वही इन्फॉर्मेशन मुझे आएगा। जैसे हमारे हायर सेल्फ होते हैं, वो उधर ही, वो जो एनर्जी है जितनी ऊपर जानी ज़रूरी होती है उतनी ऊपर जाती है, कुछ इमोशंस की वजह से, या मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा इमोशन है जो कंट्रोल में नहीं आया है, या रिवेंज में आ गया, किसी चीज़ की वजह से हम लोग यहाँ रुक सकते हैं, फंस सकते हैं। रुकना अलग बोल सकते हैं उसको, फंस सकते हैं यहाँ पे। पर कभी कभी ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरा इच्छा है समझो कि मुझे वापस आना है, तो हम वापस आने के लिए भी जानबूझकर चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं कि पूरा का पूरा नहीं जाना है, कुछ पड़ा ही रहेगा। पर बॉडी का एक लिमिट है कि 60 साल, 100 साल, 200 साल, उसके बाद वो बॉडी छोड़ना ज़रूरी है, इसलिए उनको जाना पड़ रहा है। पर वो उन चीज़ों को जानबूझ के भी नीचे रख के छोड़ के जाते हैं कि वापस आना है यहाँ पे। कुछ डिवाइन वर्क के लिए भी होता है, कुछ सीखने के लिए भी होता है, कुछ कर्मा भी होता है। मतलब जो इंसान, जो गुरु या कोई देव देवता नीचे आ रही है, कोई एनर्जी नीचे आ रही है, आत्मा नीचे आ रही है, तो उसका मतलब है कि
उसका खुद का वो अंडरस्टैंडिंग रहेगा और हायर सेल्फ भी उसके साथ रहेगा कि वो जाना चाहता है क्या, कि वापस आना चाहता है। वो सब एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ। कोई यहाँ पे बहुत काम करने के लिए भी आते हैं, अर्थ का काम करने के लिए, उनके फ्रेंड्स को, उनके एंसेस्टर्स को छुड़ाने के लिए भी आते हैं कभी कभी, कि इमोशनली स्टक हो गए तो वापस कैसे आना है नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 3D में हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। सब रहता है माइंड में, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में, पर कुछ चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग जन्म लेते हैं तब। तो उन चीज़ों को याद दिलाने के लिए वो गुरु के रूप में, कभी फ्रेंड के रूप में, कभी माँ भाई, ऐसे किसी न किसी रूप में आके हमको समझा के भी पूरा वो लीनेज में जितने लोग हैं वो उनको भी वो लाइट में लेके जाने के लिए कभी कभी आते हैं वो लोग, रुकते हैं यहीं पे। అంటే ఒక మనిషి చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మిస్తారు, అయితే అలా ఎన్ని జన్మలు ఉంటాయి? कितने जन्म होते हैं वो हम डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं। अगर मेरा एक लर्निंग था, वो लर्निंग कंप्लीट हो रहा है, लर्निंग के बाद भी हम लोग यहाँ कुछ काम करने के लिए वापस आ सकते हैं। कितने जन्म होते हैं वो हम डिसाइड करेंगे, हज़ारों जन्म हो सकते हैं उसके लिए। और हम जब से यूनिवर्स बना हुआ है तब से भी बहुत सारे जन्म ले सकते हैं, बहुत जगह पर भी ले सकते हैं, बहुत जगह पर एट ए टाइम भी हम लोग जन्म ले सकते हैं। ఓ, అంటే ఒక మనిషి ఒక్కసారి జన్మెత్తినప్పుడు ఇక్కడ కాకుండా పలు చోట్ల కూడా జన్మిస్తాడా ఒకే మనిషి? అది ఎలా సాధ్యం? एक अगर आप अभी यहाँ पे हो, निरुपमा जी के नाम से एक फीमेल बॉडी में हो, तो अर्थ पर ही बहुत जगह पे आपका बर्थ हो सकता है, बहुत जगह पर 7, 10, 15 जैसे जितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी उतना उतना होगा। జనరల్గా మనిషికి 7 జన్మలు ఉంటాయి, 7 జన్మల తర్వాత ఇక జన్మే ఉండదు అని అంటారు. ఇందులో నిజమెంత? 7 जन्म होते हैं ऐसा बोलने के पीछे कोई दूसरा रीज़न हो सकता है, मैं उनको अपोज नहीं कर रही हूँ, पर एक्चुअली मैंने ही मेरे खुद के हज़ारों जन्म देखे हुए हैं और मैंने ये भी देखा है कि इस लाइफ के साथ साथ, इस बॉडी के साथ साथ मैंने और भी कहीं जन्म लिया हुआ है। तो 7 जन्मों के बारे में बोलते हैं, मैंने भी सुना है ये, पर वो रियलिटी नहीं है। हमारे बहुत सारे जन्म है, 7 जन्म नहीं, बहुत सारे जन्म है। और कभी कभी हम ह्यूमन लाइफ में जन्म लेके इनलाइटन होके मुक्ति के मार्ग पे रहने के बाद भी फिर से एनिमल बन के वापस आते हैं कभी कभी। मतलब ये सब कुछ ना हम लोग 7 जन्मों के बारे में बोल रहे हैं, उसका कुछ मीनिंग रहेगा, वो कुछ अलग एंगल से बोल रहे होंगे, पर 7 जन्म नहीं होते, बहुत जन्म होते हैं, बहुत 100 जन्म 150 जन्म तो एक दिन में मैंने देखा था कि इतने जन्म है मेरे, कितने लोगों के साथ। ఒక్కసారి ఒక మనిషిని మీరు చూసినప్పుడు ఆ మనిషి ఎన్ని జన్మలు ఎత్తున్నారు ఇంతకు ముందు, ఇంకా జన్మలు ఉన్నాయా, ఇప్పుడు ఎన్ని జన్మల్లో ఉన్నారు, అంటే ఎన్ని ప్రాణాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ మనిషివి, ఇవన్నీ మీకు తెలిసిపోతుందా అమ్మా? आप अगर रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं, सुबह हम लोग 3 बजे मेडिटेशन लेते हैं, उसमें ना मेरे साथ साथ बहुत लोगों को ये दिखा भी है, खुद को दिखा है। मैं बोल रही हूँ वो मेरे बोलने पे ही भरोसा करना है ऐसा नहीं है। आप सुबह 3 बजे मेडिटेशन करो, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, साल भर करो, 2 साल करो, और फिर आप खुद ही देखो कि आपके कितने जन्म हुए थे। बहुत लोगों को उनके जन्म दिखते हैं। आजकल ना थोड़ा भी लोग कोई मेडिटेशन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, सबको उनका जन्म खुद से दिखता है, सपने में दिखेगा या मेडिटेशन में दिखेगा, और एकदम पूरा दिखता है कि कहाँ पे थे, कितने लोग थे, क्या नाम था, वो पूरा दिखता है। कितने सारे लोगों को दिखा है ऐसे। గత జన్మ పాప పుణ్యాలు అవన్నీ కూడా ఈ జన్మకు కూడా ఇబ్బందులు కలుగుతాయా? पास्ट लाइफ में हम कुछ भी कर रहे हैं, होता है, दर्द होता है, उसका पूरा नुकसान देना। अगर कोई प्यार करता है तो वो भी उसको देना पड़ेगा, और हर चीज़ का आपको तकलीफ भी हो सकता है, जैसे तकलीफ हो रही है वैसे उसका अच्छाई भी उसको दिखेगी। हम लोग समझ रहे हैं कि ये कर्मा है, तब तक हम लोग कर्मा ही समझते हैं उसको, जब तक उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पेन हो रहा है ना, तो समझ रहे हैं कि ये कर्मा है, बट एक्चुअली वो वैसा सिर्फ कर्मा नहीं रहता, उसके साथ लर्निंग भी रहती है, लेसन्स रहते हैं कुछ, वो भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ लर्निंग या कर्मा या उस यही नहीं रहता, और भी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है। दूसरी भी यूनिवर्सल प्लान के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब एक ही चीज़ का एक ही सीधा मतलब नहीं निकलता है, 10 साइड से देखते हैं तो अलग अलग पर्सपेक्टिव दिख सकते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से, कुछ एक्शंस की वजह से हमको उसका
इस जन्म में रिजल्ट दिख रहा है कि ओह। मैंने आपको तकलीफ दिया था, आप मुझे सेम तकलीफ दे रहे हो, सेम। तो ये होता है क्या? हाँ होता है, पर उसके साथ साथ क्योंकि हम यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं, लेसन्स भी होते हैं। ये जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है तब तक कर्मा है, जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है वो लेसन है। कर्मा तब तक तकलीफ देता है जब तक तुम अंडरस्टैंड नहीं करते हो। अंडरस्टैंडिंग आया, कर्मा चेंज हो के ग्रेटिट्यूड आने लगता है, और वही चीज़ लेसन के रूप में हम लोग लेके सीख के थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। ये है कर्मा के साथ कि पास्ट लाइफ से कुछ कर्मा है तो हमको भुगतना पड़ रहा है। ये एक एंगल से करेक्ट है, दूसरे एंगल से ये लेसन है। तीसरा कोई यूनिवर्सल प्लान भी होता है कि कुछ अर्थ के साथ भी हमारे रिलेशन है, कुछ काम है, तो भी हम लोग ऐसा प्लान करते हैं। सिर्फ एक एंगल से देख के, कोई भी चीज़ को एक ही एंगल से देख के, मृत्यु को एक ही एंगल से देख के उसके सीधे सीधे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, एक एंगल के साथ दूसरा उसका एंगल समझना, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 एंगल रह सकते हैं किसी भी चीज़ के। वैसे उसको पूरा समझने के बाद ही हमको समझ में आता है कि कर्मा क्या है। वो कर्मा नहीं था, अरे वो तो लेसन था, अरे ये तो मैंने ही किया हुआ था, अरे ये करने के पीछे यूनिवर्सल कोई प्लान था। वो सब कब समझ में आता है? जब हम सब कुछ देखते हैं उसको, जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, जब हम मेडिटेशन में जाते हैं। किसी के बोलने से तो भरोसा होता नहीं है और करना भी नहीं है। कोई कुछ भी बोल रहा है, भरोसा करने की जरूरत नहीं। आप खुद मेडिटेशन में बैठो, पूरा मालूम हो, पूरा मालूम करो, खुद मालूम करो मैं जो बोल रही हूँ ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आपका अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग हो सकता है। हाँ, मैंने बोला कि कर्मा की वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, आपको ये हो रहा है, वो हो रहा है, हाँ हो रहा है, पर आप मानो मत, खुद देखो सच में मुझे हो रहा है कि नहीं, क्या कर्मा था, क्या किया था मैंने। वो देखने से आपको समझ में आता है कि क्या था कर्मा। कर्मा समझने के बाद फिर समझ में आता है कि इसके पीछे तो बहुत बड़ा रीज़न था, लेसन है कुछ, तो मुझे सीखना था कि किसी को मारना नहीं है, मुझे सीखना चाहिए था। वो सीखने के लिए मैं यहाँ पे फिर से आई हूँ। वो कैसे समझ में आता है? वो नेक्स्ट लेवल पे समझ, वो हम खुद को समझने के लिए अंदर आते हैं, अंदर जाते हैं, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी बोलने पे भरोसा रखने से अच्छा है खुद अंदर जाके देखो कि क्या है, क्यों पेन हो रहा है। कोई पेन होता है ना, डिजीज़ आ रही है ना, कुछ भी देखो पहले कि वो डिजीज़ आया क्यों है, क्यों आया हुआ है डिजीज़, वो देखना है। वो उसको देखते देखते आपको ये समझ में आता है कि क्या कर्मा था। समझ में आना, दिखना, अंडरस्टैंडिंग के साथ दिखना, सपने में दिखना, सब कुछ जायज़ है, सब कुछ हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा खुद को टाइम देना चाहोगे तो ये दिखेगा आपको कि हर डिजीज़ के पीछे कुछ कर्मा है, कुछ लेसन्स है, कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको सीखना है, जिसको रिलीज़ करना है। वो कभी कभी आपका होता है, कभी कभी एंसेस्ट्रल इशू होते हैं। वो सब कुछ रिलीज़ करने की आपके अंदर हिम्मत आ जाती है, दिखता भी है कैसे करना है उसको। ఈ జన్మలో అబ్బాయి అయితే నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా అబ్బాయిగానే పుడతారా, లేకపోతే అమ్మాయిగా పుట్టొచ్చా, లేకపోతే యానిమల్గా పుట్టొచ్చా, బర్డ్గా పుట్టొచ్చా, ఏదైనా కావచ్చా? सोल का कोई भी जेंडर नहीं होता, सोल का कोई जेंडर नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इनलाइटेंड मास्टर है ना, तो वो किसी एनिमल के रूप में भी आपके घर पे आ सकते हैं। और कभी भी हम फीमेल है तो फीमेल ही, एज अ फीमेल ही हर जन्म में नहीं आते। तो सीखा क्या फिर हमने? सीखने के लिए यहाँ आ रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आ रहे हैं। अगर मैं हर बार लेडी के ही रूप में आऊँगी तो मेल क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वो समझ में नहीं आएगा। तो हर बार हम किसी भी रूप में आ सकते हैं। कभी कभी तो ये भी होता है कि किसी आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ पे कोई गुरु बैठे हुए हैं, वहाँ जन्म लेने वाले हैं, तो पेड़ में भी एनर्जी रहता है। पेड़ भी ऐसा हो सकता है कि पूरा गुरु के एनर्जी के साथ, या हम वहाँ पे उनको देखने के लिए पेड़ के अंदर बैठे हुए। तो कोई भी सोल के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जहाँ हम लोग यहाँ 3D में आके ये समझ रहे हैं ना कि फीमेल है मंदिर में मत जाओ, मेल है मंदिर में नहीं जा सकते, या दूसरा कोई रिस्ट्रिक्शंस है हर चीज़ को, फीमेल इसमें नहीं जा सकती, मेल इसमें नहीं जा सकते। ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ यहाँ पे है, बाकी कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सोल का कोई जेंडर थोड़ी होता है कि ये मेल है कि फीमेल है। రైట్. పూర్వీకులు చేసినటువంటి కర్మలు లేదా పూర్వీకులు పెట్టేటువంటి శాపాలు అది ఈ జన్మలో ఉన్న వర్తిస్తాయా మనుషులకు? समझो आपके घर में
किसी लेडी को मारा गया है और उसको बहुत टॉर्चर करके मारा गया है, वो श्राप देख के मरती है ना, वो रहते हैं। वो एक जन्म एक जनरेशन में नेक्स्ट 7, 8, 10, 21 वो जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ते जाता है और उसका असर होता है, हमेशा उसका असर होता है। कोई तड़प रहा है पानी पीने के लिए, वो चाहे एनिमल है, घर में गाय है समझो और उसको पानी पीना है, कोई डॉग है उसको पानी पीना है, आप नहीं दे रहे हो या मारा हुआ है, उसके बच्चे को मारा हुआ है दूध के लिए वगैरह, ऐसा होता है ना कि मार रहे हैं उसको, या किसी दादी को मारा हुआ है, किसी फीमेल को मारा हुआ है कैरेक्टर पे कुछ डाउट लेके, इन सारी चीज़ों का असर आपके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स के हिसाब से वो रहता है, वो धब्बा जैसे रहता है पूरे जैसे किसी कपड़े पे काला दाग रहता है ना, वो निकलता नहीं है, वो रहता ही है, उसमें रहता है। कभी कभी वो लेडी खुद जन्म लेके वो कर्स को ठीक कर सकती है, वो आते हैं वापस, और उस पूरे फैमिली में इतना टॉर्चर होता है उस एक इंसान की वजह से। हम बोलते हैं ना सब कुछ अच्छा है उसका, पर वो लेडी जन्म लिया, वो बच्चे ने जन्म लिया, तब से हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, वो सब बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं, ऐसा बोलते हैं ना। इसीलिए बोलते हैं कि वो वापस आती है, वो कर्मा को रिलीज़ करने के लिए, वो कर्मा को रिलीज़ करने के लिए, वो पेन को, वो कर्स को रिलीज़ करने के लिए वो खुद आते हैं। कभी कभी वो तकलीफ देख के ठीक करती है, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग, वो दोनों चीज़ों के साथ करते हैं। कभी कभी सिर्फ एक जन्म में नहीं होता है, 2, 3, 4, 5 जन्म भी लेके वो चीज़ों को ठीक करते हैं। जितना टॉर्चर किया है वो उतना टॉर्चर सबको करेगी, वो तो 100% होगा, 100% होगा। మరి దాని నుంచి ఎలా బయటపడొచ్చు? हाँ, मेडिटेशन के थ्रू आप लोग बाहर निकल सकते हैं। ఓన్లీ మెడిటేషన్? ओनली मेडिटेशन। मुझे देखो सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू उसको समझने के लिए मेडिटेशन करना है कि क्या हो रहा है, ये कर्स है क्या सच में, मैंने बोला या पत्रिका में लिखा हुआ है समझो, आपके मानना है क्या? हाँ, मान के आप शॉर्टकट निकाल सकते हो कि हाँ उन्होंने बोला है तो यही कर दिया और हो गया। नहीं होता ऐसे। आपको खुद मेडिटेशन में बैठ के अंदर जाके देखना है कि क्या हुआ था, ये सच में हुआ था अभी या झूठ है। आप खुद मेडिटेशन में जाके देखो। तब कभी कभी क्या होता है ना, मेडिटेशन में इतना डीप में नहीं जा सकते, 3rd 4th जनरेशन में नहीं जा सकते समझो, तो क्या करना है, चांटिंग करनी पड़ेगी आपको, तो वो ताकत आएगा। फिर कभी कभी हवन करना पड़ेगा, डेली हवन करना पड़ेगा शायद घर में, उससे भी आपको डीप में जाने के लिए ताकत चाहिए, ताकत चाहिए होती है उसके लिए। वो ताकत बढ़ती है चांटिंग से, मेडिटेशन से, गाय के साथ रहने से ताकत बढ़ती है, हवन करने से ताकत बढ़ती है। उन सारी चीज़ों से आप बॉडी में खुद में चेंजेस लेके आओ, पास्ट लाइफ में जाके देखो कि क्या हो रहा है, इस लाइफ में उसका 100% रिजल्ट दिखता है। आपने एक बार डिजीज़ को देखा, डिजीज़ पता चला कि मुझे क्या हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, हार्ट में पेन क्यों हो रहा है, ब्लॉकेज है, हार्ट का इशू है, कि उसको निकालना पड़ेगा, कि रखना पड़ेगा, कि काटना पड़ेगा, ये कैसे समझ में आता है? आपको जाके देखना पड़ेगा ना। वो एक बार डिजीज समझ में आने के बाद गोली करेक्ट जाती है अंदर। गोली क्या है, वो समझने के लिए, वो गोली मैं ठीक ले रहा हूँ कि नहीं ये समझने के लिए मुझे जो डिजीज़ बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, वो सच में है कि नहीं, वो पहले देखना है। उसके बाद ही आप इस लाइफ में चेंजेस लेके आ सकते हैं। तुरंत चेंजेस आते हैं जब आपने एक बार देखा कि इसकी वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम है। वही इंसान जो सामने बैठने से मुझे सरदर्द होता है कि मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाती हूँ, क्यों पता नहीं, गुस्सा आता है मुझे उसका, पर मैं फिर भी समझ नहीं पा रही, गुस्सा आता है। पर जब मैं अंदर जाके देख रही हूँ कि मैंने उसको बहुत टॉर्चर किया है, तो अचानक चेंज होता है कि नहीं ये मेरा किया हुआ था। अचानक चेंज आता है कि उसके साथ कैसे बिहेव करना है, उसको कितना प्यार का ज़रूरत था, मैंने कैसे टॉर्चर किया हुआ है उसको, तो अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाता है। तो उसके साथ प्यार से रह रहे वो लर्निंग చేంజ్ हो जाता है, इस लाइफ में చేంజెస్ आने लगते हैं। కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళ జన్మలకి సరైనటువంటి కోరిక తీరకపోయినా, లేకపోతే వాళ్ళ లైఫ్లో అనుకున్నది జరగకపోయినా, వాళ్ళు అలా చనిపోతే ఆ ప్రతిఫలాలు తర్వాత జన్మల వాళ్ళు అనుభవిస్తారు అని, అది నిజమా? मैं इस जन्म में ऐसा किसी के साथ बहुत प्यार है, उसके साथ मैं नहीं रह पाई, वो थॉट माइंड में रह के मैं नेक्स्ट जन्म लेती हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, वो घर के साथ प्यार हो सकता है, वो किसी लैंड के साथ प्यार हो सकता है, एनिमल्स के साथ हो सकता है, बच्चों के साथ, सिबलिंग के साथ, माँ बाप के साथ, उसी के साथ रहने से मुझे रहना था समझो,
तो नेक्स्ट जन्म उसके साथ होगा। डिज़ायर्स कंप्लीट ना होना, डिज़ायर्स को हमने कंप्लीशन की तरफ ना फील करना ही न्यू बर्थ का रीज़न है। ఇంకొకటి కూడా చెప్తారు. ఇప్పుడు పితృదర్పణాలని, పితృకర్మలని చేస్తూ ఉంటారు. అమావాస్య సందర్భాల్లో కూడా చనిపోయిన పూర్వీకుల కోసం చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటివి చేస్తే పితృకర్మలు లేకపోతే గత జన్మలో వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు చేసిన ఏమన్నా పాపాలు ఉంటే పోతాయి అని చెప్తారు. అది నిజమా? पितृतर्पण करना है और पितरों से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें करनी रहती है। पितरों का जो कर्मकांड है वो करना रहता है, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि करना है। सब लोग कैसे करते हैं ना कि पितृपक्ष आता है तो हाँ करना है बोल के कर दिया। उसको क्या चाहिए था, समझो ऐसा हुआ है कि कोई दादाजी थे, उन्होंने बोल के रखा है कि मेरा उनका प्रॉपर्टी है कुछ 8-10 एकड़ ज़मीन है, उसमें से बोला हुआ है कि 5 एकड़ इसको देना है, 2 एकड़ इसके लिए रखा हुआ है, 1 एकड़ किसी और के लिए रखा था, 2 एकड़ किसी को डोनेट करने के लिए बोला है। पर वो किसी घर में ऐसे होता है ना कोई कि उनके मरने के बाद वो नहीं करते वैसे, वो वैसे के वैसे रह जाता है। और हर मंथ हर ईयर पितृपक्ष में तर्पण करते जा रहे हैं कि मेरे पापा को शांति मिले, मेरे पापा को शांति मिले। वैसे शांति नहीं मिलती है, वो कर्मकांड कुछ फायदे का नहीं है। उन्होंने बोला हुआ है, उनकी कोई इच्छा थी, वो कंप्लीट करके आप कर्मकांड कर रहे हो तो उसका कुछ मीनिंग है। ఓకే. पर ये कैसे ना हम लोग समझते नहीं है। कभी कभी ना ये थर्ड जनरेशन को पता भी नहीं रहता है कि मेरे पापा ने ऐसा किया हुआ है कि दादाजी का पूरा ज़मीन खुद के पास रखा था, जबकि वो छोटे अंकल के लिए दिया था, किसी गौशाला के लिए दिया था, पर मेरे पापा ने दिया नहीं है। इसकी वजह से ना इनके बहुत प्रॉब्लम रहते हैं बच्चों के साथ, बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम रहते हैं। इनको डिजीज़ होने लगती है, कुछ ना कुछ बच्चों को भी होती है, पेरेंट्स को भी होती है, नेक्स्ट जनरेशन में भी कुछ ना कुछ उसके इफेक्ट दिखते हैं। तो सिर्फ कर्मकांड करने से कुछ नहीं होता, आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या हुआ था सच में। और कोई भी इंसान मरते हुए कुछ बोल के जा रहा है ना कि इतना प्रॉपर्टी इसको देना है, ये साड़ी इसको देना है, ये गहना इसको देना है, उसको वैसे के वैसे देखकर कंप्लीट करना है, वरना वो इंसान आपके आजू बाजू में ही घूमते रहते हैं। वो एनर्जी, वो थिंकिंग आजू बाजू में ही दिखते रहता है और आपको उसका रिजल्ट भी दिखता है। आपको फील भी होता है कि वो यहाँ पे है और मैंने गलत किया हुआ है, फील होता है। आप बोलेंगे नहीं, डर है अंदर आपको और ईगो रहता है हमारे अंदर, हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते इन चीज़ों को। पर इसको नींद में दिखेगा कि ये गहना उसका था, मैंने रखा हुआ है। थोड़े दिन के बाद आप वो भूल भी जाते हो, पर ये फिर चीज़ ध्यान दिलाई जाती है किसी न किसी के द्वारा। ये बहुत ये है डेंजर चीज़ हो सकती है। पेरेंट्स को या किसी को भी, या दादाजी ने बोला हुआ है या ग्रैंड किसी ने भी ये चीज़ों को बोल के रखा हुआ है जाने से पहले, उसको वैसे के वैसे करके फिर कर्मकांड में कुछ चेंज करते हो तो कुछ तो आपको शांति फील हो सकती है। ऊपर से तो कुछ भी करके उसका कोई फायदा नहीं होगा। చెప్తారు కదా, చనిపోయినప్పుడు పిండం పెట్టినప్పుడు కాకి ముట్టుకున్నా లేదు కర్మకాండలు సక్రమంగా నిర్వహించిన పితృకర్మలు చేసిన వాళ్ళ సోల్ అనేది శివైక్యం చెందుతుంది, వాళ్ళు స్వర్గలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది అని చెప్తారు. ఇది నిజం కాదా? అయితే ये 3rd डे में होता है, 3rd डे या 12th डे में होता है कव्वे का जो बोल रहे हो, तब उनका एनर्जी आजू बाजू में ही रहता है। उसका कुछ पार्ट वो इंसान, वो जो सोल है, वो उस चीज़ को खा के या आपके कुछ बोलने से वो उस जगह से जा रहा है। वो तो उसका टाइमिंग है, उसको 12वें दिन वहाँ से जाना है, वो टाइमिंग है। वो वहाँ से वो उसका जो भी हिस्सा रहेगा वो लेने के बाद वो जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी किया है तो वो कम्प्लीटली यहाँ से चला गया, नहीं। उसके सारे इमोशन यहाँ पे अभी, जैसे मैंने बोला कि एक सोल छोटा है, कण जितना है, पर एनर्जी बहुत बड़ा रहता है। वो सोल जो है वो जा रहा है वापस, पर उसके कपड़े यहाँ पे है, उसके इमोशंस यहाँ पे, उसके गहने यहाँ पे, उसके रिश्तेदार यहाँ पे है, वो यहीं पे है अभी भी। उसको हर एक के द्वारा एक छुड़ाना रहता है। जैसे कपड़े रह गए, समझो आपने उनके कपड़ों को वहीं पे रखा हुआ है और वो नहीं चाहते थे।
मेरा समझो 100 साड़ियाँ है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी 100 साड़ियाँ कोई एक ही लेके जाए, इसके लिए रखा हुआ है, वो वहीं पे जान अटकी रहती है। साड़ियों में जान अटक के रहना, कपड़ों में जान अटक के रहना, बहुत गाड़ी में बहुत ये है, बंगला है मेरा, मैं इतना बंगले को कैसे कभी देखा ही नहीं है ठीक से, मैं यहाँ जीना चाहता हूँ, वो उसका एनर्जी वहीं पे रहती। इसलिए बच्चे ना कभी कभी बोलते कि यहाँ पे एक दादाजी दिख रहे। बच्चे देखो आजकल बहुत बच्चों का थर्ड आई ओपन है, वो बोलते भी है कि यहाँ पे ना मुझे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे एक दादी है खाना खा रही है, देखो देखो यहाँ पे। पर हमको लगता है वो पागल हो रहा है शायद। అది నిజమా? అలా కనిపిస్తారా? वो बच्चा ना कंप्लीट बोल सकता है वो किस तरह की दादी दिख रही है, कौन दिख रहा है, पेड़ के पीछे कौन है। हम लोगों को क्या लगता है ये पागल हो गया है, खुद को अकेले सोना नहीं चाहता या स्कूल नहीं जाना चाहता, इसकी वजह से ये नाटक कर रहा है। पर नहीं, बच्चों को दिखता है। ఎందుకని పిల్లలకి మాత్రమే కనిపిస్తారు? बच्चे कैसे ना अभी सोसाइटी के रूल की वजह से खुद को बांध के या खुद को मारा हुआ है नहीं ना। हम लोग कैसे जैसे जैसे बड़े होते हैं खुद को मारते 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 वो जो डिवाइन पावर है उसको वो लॉक करते हैं। हार्ट चक्र ओपन बंद होता है। बच्चों का कैसे ना हर चीज ओपन है, उनको सेंस बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए बच्चे भगवान का रूप है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने खुद को मारा नहीं है, हार्ट को बंद नहीं किया। हम कैसे ना बड़े होते जाते तो मार खाते हैं, रूल समझाया जाता है कि तू लड़की है तो ऐसा नहीं कर सकती, तू लड़का है तो ऐसा नहीं कर सकता, ये करना है वो करना है वो करना है। वो रूल को सुनते 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 ना हम मरते रहते अंदर अंदर अंदर। मर रहे हैं मतलब क्या? चक्रास है, एनर्जी से उसको ब्लॉक करके रखते। या फियर आ जाता है कि मैं ना किसी को कुछ तो बोला था ना कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, तो मुझे पापा ने बहुत थप्पड़ मारा था जोर से। वो बाद में नहीं बोलेगा, वो फियर है अंदर। वो दिख भी रहा है तो कुछ नहीं बोलता है, दिख भी रहा है तो बोलता नहीं है। कभी कभी ये बचपन से ही स्टार्ट होता है पर वो बोलता नहीं है। बड़े होते हैं ना तो जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो बाद में जब हम लोग अभी मेडिटेशन में कर, हाँ ये तो मुझे बचपन में होता था, सब लोग बोलते हैं ये मुझे बचपन में होता था, मुझे ऑरा दिखता था, मुझे एक दादी दिखती थी, बात करती थी, सब बोलते। कोई भी बॉडी छोड़ रहा है समझो, वो क्या होता है ना, कोई भी बॉडी छोड़ रहा है तो उसके साथ उसके इमोशंस यहाँ रह जाते हैं, उसके कुछ चीज़ें जो अनकम्प्लीट हुआ है वो जाने वाला सोल शायद कम्प्लीटली जा रहा है, कम्प्लीटली उसको फीलिंग है कि मैं जो जा रहा हूँ मेरा अभी कंप्लीट हो गया काम, मुझे जाना है। पर हम जो पीछे रहते हैं वो उनको नहीं जाने देते। बच्चे के साथ कुछ हुआ है, पेरेंट्स के साथ कुछ हुआ है, माँ को बहुत प्यार करते थे तो हम लोग उनको जाने नहीं देते। हम लोग जो जिंदा है, जो मर गया है वो तो जा रहा है, उसको जाने देना होता है, हम लोग उसको जाने नहीं देते। रोते रहते उसके कपड़े को पकड़ के रोते रहते हैं, उसके याद में रोते रहते हैं, खाना नहीं खाया, कुछ। इसकी वजह से जो एनर्जी कंप्लीटली जानी चाहिए थी, जैसे 12वें दिन 3रे दिन कुछ चेंज हो रहा है मरने के बाद, कुछ एनर्जी है, कुछ पार्ट है जो यहाँ से जा रहा है, 12वें दिन कुछ जा रहा है, 41 डेज के बाद भी कुछ एनर्जी रहती है जो जाती है, 11th मंथ में भी कुछ एनर्जी रहती है जिसको पूरा टाइम लगता है उसको जाने के लिए। ओहो, हम लोग क्या एक दिन काम करते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन 12वां किसी तरह से 12वां कंप्लीट करते हैं, बाद में रोना धोना होता है, कभी काम में भी बिजी हो जाते हैं, हर चीज़ अलग अलग एंगल से देख सकते हैं उसको। करेक्ट। हाँ, समझो बहुत सारे गेस्ट थे तब तक कुछ नहीं हुआ, पर बाद में वो माँ जो है बहुत रो रही है या बच्चा बहुत रो रहा है तो वो सोल जा नहीं पाती है। पर उनको अंडरस्टैंडिंग दे के, समझो माँ मर गई है तो उसको समझा के कि मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख रही हूँ, तुम जा सकती हो, तुम जा सकते, उसके साथ बात करके भी उसको रिलीज़ किया जा सकता है, जो उसका पूरा ध्यान बच्चों में रहता है। और घर में बहुत लोगों को ये फील भी होता है कि वो जो माँ मर गई थी ना वो यहीं पे फील होती है। बच्चे को तो दिखता है, सीधा दिखता है, छोटे डिलीवरी में वगैरह माँ मरती है ना, वो माँ यहीं रहती है, वो जाती ही नहीं। बच्चे को छोड़ के जाना इतना आसान नहीं रहता है, या बच्चे ने बॉडी छोड़ा है तो माँ के लिए भी इतना आसान नहीं रहता है। उनको ना अंडरस्टैंडिंग करवा के, दिखा के वो बॉडी के अंदर से एनर्जी को निकाला जा सकता है। एनर्जी क्या है? इमोशन से समझो। मैंने जैसे आपको समझाया ना कि मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, मुझे पता है कि ये आपका ड्रेस है, ये मोबाइल आपका है, ये कान के उनके है, ये पर्स उनका है, ये क्या है? आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, आपसे रिलेटेड कुछ इमोशन है,
जिसको रिलीज़ करना है। मुझे याद आता है कि बचपन में वो ऐसा दिख रहा था, उसका ड्रेस, इन्होंने जो ड्रेस पहना वो वैसे ही ड्रेस उसके पास भी था। ये थिंकिंग की वजह से जैसे वो याद दिला, वो एनर्जी हमारे साथ रहती है और उसकी ही याद आती रहती है। जब वो पूरा एनर्जी निकल जाएगा आपको ये तकलीफ नहीं होगा। కొంతమంది బాబాలు, యోగీజీలు, స్వామీజీలు వీళ్ళందరూ కూడా సోల్స్‌తో ఆత్మలతో మాట్లాడతారు అని అంటారు. నిజమేనా? ఆత్మలతో మాట్లాడడం సాధ్యమేనా? करते हैं और सिर्फ योगी या कोई संत पुरुष ही करते हैं ऐसा नहीं है। आजकल तो आपको ये दिखेगा कि छोटे छोटे बच्चे भी बात करते हैं। बहुत मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे भी सोल के साथ बात कर सकते हैं। जैसे उनको पता नहीं है, वो अभी जस्ट जन्मी है, उसको फोटो भी नहीं पता है कि दादी कैसे दिखती थी या पापा उसके दादाजी के पापा कैसे दिख, उसने फोटो भी नहीं देखा हुआ है, पर वो बोल रही कि यहाँ पे ना ऐसे 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 एक ड्रेस पहना हुआ है, उसने ये कैप पहनी हुई है, सब कुछ डिस्क्राइब करते। ఇంకా కొంతమంది బాబాలు, చాలా యోగులు అంటే ధ్యానం చేసేవాళ్ళు ముఖ్యంగా, వాళ్ళంతా కూడా మనుషుల్ని చూడగానే వీళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాలే బ్రతుకుతారు, వీళ్ళకి ఇన్ని సంవత్సరాలే లైఫ్ ఉంది అని చెప్పగలుగుతారట. కానీ బయటికి చెప్పరు, బట్ వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది. అది నిజమా? देखते ही पता चलता है कि इनका क्या प्रॉब्लम है, इनके बॉडी में क्या हो रहा है, ఎస్. क्या कर्स है, आपका लेफ्ट पैर में दर्द था, मैंने कैसे आते क्यों बोल रहे, क्योंकि एनर्जी है, जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो सबको समझ में आता है। मेरा ही या किसी योगी को ही ऐसा नहीं है, थोड़ा कोई भी खुद के अंदर उतरने के लिए रेडी है तो सबको दिखता है। ఓ, మీరు కూడా అలా చెప్పగలరు అని విన్నాను. मैं बता सकती हूँ ऐसे नहीं, मुझे दिखाया जाता है कि ये इनके साथ ये हो रहा है। ఏం జరుగుతుంది అని మీరు చెప్పగలరు, మీకు తెలిసిపోతుంది, మీరు చూడగలరు కదా. ये मुझे दिखाया जाता है। मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल जैसे ऑफिस जाना, सुबह 9 बजे जा रहे हैं, 5 बजे तक ऑफिस में है, घर का काम कर रहे हैं ऐसे, पर ना ऐसा नॉर्मल थी मैं भी। मुझे 2018 में अचानक से कुछ दिखना स्टार्ट हुआ था। वो कभी कभी ना पास्ट लाइफ की कुछ डिड्स, कुछ कर्मा, कुछ काम, कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ साधना की हुई है, उसका भी रिजल्ट हो सकता है। मैंने इस जन्म में हाँ चांटिंग किया हुआ था, बहुत सारा चांटिंग किया है, हवन किया है। स्वामी समर्थ का कुछ श्री स्वामी समर्थ है, आपको शायद वो गुरु के बारे में पता होगा, उनका मैं नाम स्मरण करती थी, चामुंडा जाप करती थी। उससे वो हुआ है ऐसा मुझे लगता है, मुझे दिखाया गया है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है ऐसे। पर वो पास्ट लाइफ से ही बहुत सारी चीज़ें, हमारी साधना जो है ना उसका फ्रूट है, जो अचानक से ये स्टार्ट हो गया मेरे साथ, अचानक स्टार्ट हुआ है वो सब। मैंने ऐसे जानबूझकर कुछ नहीं किया। మీకు ఏ బాబా, ఏ స్వామీజీ ఎక్కువగా మీ సోలుకి కనెక్ట్ అయి ఉంటారు? श्री स्वामी समर्थ है एंड महावतार बाबा जी एंड माता जी। मैं इनको गुरु मान रही हूँ, पर मेरे पास्ट लाइफ से, मेरे जन्मों से बहुत सारे मेरे गुरु है। नानक जी है, गुरु गोविंद सिंह जी है, मैं इनको भी अपना गुरु मानती हूँ। करोड़ों लोग हैं, आनंदमयी माता है, योगानंद जी है, स्वामी विवेकानंद जी है। मैं बहुत सारे लोगों को, जैसे जैसे मैं मेडिटेशन में जा रही हूँ ना, मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरे लाखों गुरु है, मेरे लाखों गुरु है। मुझे अब समझ में आने के, जैसे ना हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा एक गुरु है, मैं एक स्टेज पे ऐसा बोलती थी कि मेरा एक ही गुरु है ऐसे, और मैं जैसे जैसे मेडिटेशन में आगे जा रही हूँ तो हाँ, महावतार बाबा जी के साथ साथ और बहुत सारे गुरु है मेरे। ఆయన ఎక్కడుంటారు ఆ బాబాజీ? वो कहाँ रहते हैं? हमारे साथ रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं। वो हर जगह पे है, जैसे सूरज है, हाँ वो हर जगह पे है, वैसे वो हर जगह पे है, हर जगह पे है सूरज। समझाने के लिए मैं सूरज बोल रही हूँ, पर सूरज से भी बहुत बड़ी ताकत है बाबा जी, मतलब बहुत बड़ी ताकत है वो। మీరు ఎప్పుడైనా కలిసారా బాబాజీని? रोज మీరు స్కానింగ్ చేస్తారు, हाँ। హీలింగ్ చేస్తారు, నెగిటివ్ ఎనర్జీని తీసేయగలుగుతారు. ఎలా సాధ్యమవుతుంది మీకు? ఎవరికి చేస్తారు? ये सब कुछ संभव हुआ है मेडिटेशन से। मेडिटेशन करना स्टार्ट हुआ था, उससे पहले लाइफ में कुछ चीज़ें रहती हैं ना जिसका हम लोग आंसर ढूंढते रहते हैं, उसकी वजह से ना मैंने चांटिंग स्टार्ट किया था। वो पूरा डिटेल्स है मेरा पूरा एक जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था। पर मैंने कुछ स्टार्ट किया कि चांटिंग स्टार्ट करती हूँ, हवन स्टार्ट करती हूँ, कुछ तो हम ढूंढ रहे हैं कि
मुझे कुछ शांति चाहिए, मुझे किसी चीज़ का आंसर चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया और उसका आंसर क्या है, ये स्टार्ट हो गया, थर्ड आई स्टार्ट हो गया। इसको थर्ड आई बोलते हैं क्या, ये भी मुझे पता नहीं था। मैं पहले तो बहुत डरती थी कि ये सब मुझे क्या दिख रहा है, मैं पागल हो रही हूँ क्या, ऐसे ऐसे मुझे फील होता था बहुत दिन तक। पर जैसे जैसे दूसरों को उसका फ़ायदा होने लगा, फिर मुझे लगा कि इसमें ये सच में पावरफुल है कुछ तो। वरना मैं 5-6 साल तो मैं मानती नहीं थी ये सब होता है ऐसे। पर ये स्टार्ट हो गया चैंटिंग की वजह से। मैं बोल रही हूँ आपको, चैंटिंग और ये हवन, मेडिटेशन, पूरा लाइफ चेंज हो जाता है हमारा, पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। सिर्फ मुझे ही दिख रहा है क्या, दूसरों को नहीं दिखेगा, सबको दिख सकता है। आप लोग टाइम दो थोड़ा सा, मेडिटेशन करो, हवन करो। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको खुद को आपके गाइड्स, आपके गुरु कनेक्ट होके समझाते हैं। बॉडी को स्कैन कैसे कर सकते हैं, हाँ उसके लिए थोड़ा सा और साधना करनी पड़ सकती है। बॉडी को स्कैनिंग करना वो सब ना मैं नहीं करती हूँ एक्चुअली। मेरे पास जो गुरुओं की ताकत है, गुरुओं का कनेक्शन है, उसकी वजह से वो ही दिखाते हैं। मैं जानबूझ के किसी के बॉडी में जाके नहीं देखती हूँ कि क्या हो रहा है, मुझे तुरंत वो चाहे तो दिखा देते हैं, वरना मैं ऐसे जानबूझ के नहीं देखती हूँ किसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो सब कुछ वो बाबा जी, अगर महावतार बाबा जी या माता जी, हनुमान जी कुछ दिखाना चाहते हैं, नवनाथ कुछ दिखाना चाहते हैं आपके बॉडी में और क्लीन करना चाहते हैं, या आपकी कुल देवी, आपके एंसेस्टर्स भी ऐसा करते हैं कभी कभी। वो कनेक्ट होके समझाते हैं कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है, उसको बोलना है ये हो रहा है, ये हो रहा है ऐसे। రోజుకి ఎన్ని గంటలు మెడిటేషన్ కానీ చాంటింగ్ కానీ ఒక మనిషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది? ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఇదంతా ఈ తత్వం అంతా బోధపడుతుంది ఎన్ని గంటలు చేస్తే? चैंटिंग ना आप लोग 24 घंटे कर सकते हो, मेडिटेशन 24 घंटे करनी चाहिए। अभी ऑफिस है, घर का काम है, सब कुछ है। चैंटिंग करने के लिए बैठ के या कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं। चैंटिंग तो अंदर हो सकती है, अंदर हो सकती है। मेडिटेशन कैसे करना है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, एक मिनट के लिए 30 सेकेंड के लिए सांस की तरफ ध्यान दो, ये भी मेडिटेशन है। 30 सेकेंड के लिए भी आप सांस की तरफ ध्यान दे रहे हो तो भी आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। आपको समझ में आएगा कि रोड पे जा रही हूँ, मुझे यहाँ रुकना चाहिए, गाड़ी इधर से आ रही है स्पीड से। चैंटिंग स्टार्ट करो, मेडिटेशन करो। 30 सेकेंड का भी मेडिटेशन कर रहे हो, 1 मिनट का, 2 मिनट, 5 मिनट, पूरा 2 घंटा 4 घंटे का मेडिटेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। बस में जा रहे हो, सांस की तरफ ध्यान दो, या अंदर सांस की तरफ ध्यान दो, चैंटिंग करो, अंदर करना है। उससे ना आपको ये दिखेगा कि लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। నెగిటివ్ ఎనర్జీ అని చెప్తారు కదా, నెగిటివ్ ఎనర్జీని తీసివేయటం ఎలా సాధ్యమవుతుంది? అది ఇంటి నుంచి కావచ్చు, లేకపోతే ఆఫీస్ నుంచి కావచ్చు, లేదు అంటే మన చుట్టూ మనం ఎక్కడుంటే ఆ ప్లేస్ నుంచి కావచ్చు। नेगेटिव एनर्जी हर जगह पे है। आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि बॉडी के अंदर भी है, चक्रास में भी है, बाहर भी है। हम लोग ऐसा समझे कि एक किसी नदी के अंदर से जा रही, इतना नेगेटिव एनर्जी हो सकता है। नेगेटिव एनर्जी क्या है, थॉट्स है, पेन है। थॉट्स की वजह से जो पेन अंदर आ रहा है किसी के, वो थॉट फैला हुआ है इधर उधर। जैसे मैंने बोला कि आत्मा इतना ही, पर एनर्जी बहुत बड़ा हो सकता है, वो थॉट है। वैसे थॉट भी वैसी हो सकती है कि एनर्जी आत्मा जो है वो थोड़ा सा है, पर एनर्जी बहुत बड़ा रहता है। वो एनर्जी क्या है, वो अच्छा भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। थॉट से దాన్ని ఎలా తీసేయగలుగుతారు నెగిటివ్ ఎనర్జీని? कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, स्मेल आ रहा है, या बॉडी पेन हो रहा है, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, आप समझ सकते हो। कहीं जाके खाना खाने से आपको कुछ नहीं हुआ है, पर अनइजीनेस हो रहा है, वो भी నెగటివ్ ఎనర్జీ है। ఓకే, మీరు చెప్తున్నట్లు ఒక పర్సన్కి ఒక ప్లేస్లో ఉంది అంటే ఓకే. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫీస్ ఉంటుంది, మా ఆఫీసే ఉందనుకుందాం సపోజ్. ఇక్కడ చాలా మంది ఉంటారు, కొంతమందికి నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనిపించవచ్చు, కొంతమందికి అనిపించకపోవచ్చు. అంత మాత్రాన కొంతమందికి అనిపించలేదని చెప్పేసి ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎనర్జీ లేదు అని అనుకోవటం లేం కదా. అలాంటి ప్లేసెస్లో ఎలా నెగిటివ్ ఎనర్జీని తీసేస్తాం? नेगेटिव एनर्जी मतलब क्या है, समझो ये जमीन है, जमीन में किसी के थॉट्स है। ये प्लॉट था, ये प्लॉट किसी का है, वो प्लॉट किसी दादाजी का है समझो। वो नहीं बेचना चाहते थे, वो रो रहे कि ये प्लॉट बेचना मत, मुझे किसी को देना है, या ये तुम्हारे लिए रखा है, बेचना नहीं है। पर जबरदस्ती वो प्लॉट को बेचा गया। ये इमोशन है। वो पूरा जमीन उंडेड है, वो मर गए समझो दादाजी। वो उस जगह को नहीं छोड़ते हैं, उस जगह में उसका इमोशन रह जाता है। वो जगह में इमोशन है, मतलब क्या हो रहा है, बाहर से कोई भी आ रहा है इस एरिया में, इस इतने प्लॉट में, बाहर से आने वाले हर इंसान को फील हो सकता है कि यहाँ आने के बाद मुझे अच्छा लगा कि अनइजीनेस हो रही है,
मुझे स्मेल आ रहा है किसी चीज़ का, वो किसी को, बहुत रेयर लोग रहेंगे जिसको फील नहीं हो रहा है, वरना ये चीज़ सबको फील होती है। हम लोग अवॉइड करते हैं चीज़ों को देखना, हम लोग अवॉइड करते हैं इसलिए, वरना ये चीज़ सबको फील होती है, सबको फील होता है, सबको फील होता है। कैसा निकाला जा सकता है? हाँ, ये था इमोशंस कि एक जगह में एनर्जी अच्छा है कि निगेटिव है वो समझ में आ रहा है। किसी को देख के आपको कैसा लग रहा है, आपको सबसे पहले है कि एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कैसे समझ में आता है। आपको पूरा ड्रेन फील होगा, जगह में जाने से भी या किसी से बात करने से भी पूरा ड्रेन फील होता है, बॉडी पेन होने लगता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता, बस सो जाओ, कुछ मतलब ताकत ही नहीं, उसको कुछ बीमारी नहीं है, वो एकदम तंदुरुस्त था वहाँ जाने से पहले या किसी से बात करने से पहले, एकदम तंदुरुस्त था। पर वो घर पे जा रहा है या जाते जाते ही उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। ये क्या है? एनर्जी है। या किसी को बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्या है? एनर्जी है। किसी को बात करके अच्छा भी लगता है, किसी जगह में जाने के बाद भी अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी जगह में जाके आए ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, मंदिर में जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या है? एनर्जी है। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? आपको पहले समझ में आना ज़रूरी रहता है। समझो आपको किचन में जाने से अच्छा नहीं लगता, या आपका बेडरूम है पर नींद नहीं आती है, उसमें जल्दी नींद नहीं आती, ये भी एनर्जी है। ये भी एनर्जी की वजह से होता है। आपको ये समझना होता है कि इसके रिजल्ट, इसका मेन चीज़ क्या है। आपको ये समझना होता है कि मुझे कहाँ जाने के बाद कैसे फील हो रहा है। समझो आप ऑफिस से जाने के बाद खाना बनाते हो, खाना बनाना अच्छा लग रहा है कि नहीं वो देखना है। नहीं लग रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कुछ एनर्जीज है, कुछ क्लीनिंग करना बाकी है। वो एनर्जी है। पहले है एनर्जी को समझना। समझ लिया कि कुछ फील हो रहा है वहाँ पे, तो उस जगह को क्लीन कैसे करना है। एक तो वहाँ दिया लगा सकते हैं, नमक के पानी से पूरा घर को क्लीन कर सकते हैं। पूरा जाली रहेगी घर में, वो क्लीन करना है। घर के अंदर जो कबर्ड है, जो सालों से ओपन नहीं किए हैं, उसको ओपन करना है। पूरा कपड़ों को फोल्ड करके रखना है। फिर से टेरेस पे कुछ कचरा है क्या वो देखना है, उसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। सांस लेने में तकलीफ हो रही तो जालिया हो सकती है। सांस लेने में तकलीफ है तो किचन का सिंक का जो पाइप है वो ब्लॉक हो सकता है। इन सारी चीज़ों से भी एनर्जी डिस्टर्ब होता है। तो चैंटिंग करना, गाय को खाना खिलाना, ज़्यादा से ज़्यादा हवन करना, मेडिटेशन करना, क्लीनिंग रखना, घर में भी जो दिख रहा है वहाँ पे भी, जो नहीं दिख रहा है वो भी, टेरेस, वॉशरूम, जो नीचे पाइप रहते हैं, जमीन के अंदर जिस पाइप रहते हैं उसको भी क्लीन रखना, किसी चीज़ के किसी भी तरह से उसको क्लीन करना। ये सब की वजह, ये सब करने से एनर्जी वहाँ का क्लीन हो सकता है। ये है 3D लेवल पर। कुछ चीज़ें ऐसी रहती कि आप इतना क्लीनिंग करने के बाद भी नहीं हट रही है। जैसे मैंने बोला अभी कि ये प्लांट वो दादाजी नहीं बेचना चाहते थे, वो क्या है? वो इमोशन है, उसको आप क्लीनिंग करने से नहीं जाएगा। वो उनके साथ फिर मेडिटेशन करके इस ज़मीन में कुछ प्रॉब्लम है क्या वो देखना स्टार्ट करना चाहिए। ज़मीन में क्या प्रॉब्लम है वो कब समझ में आता है? जब हम खुद को समझने लगते हैं। खुद को समझने के लिए तुमको मेडिटेशन करना पड़ेगा, अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, चैंटिंग करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, किसी भी तरह से आपको खुद को समझने के लिए अंदर उतरना पड़ेगा। ఇప్పుడు ఏదైనా నెగిటివ్ ఎనర్జీ కానీ లేదా ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువగా మెడిటేషన్ చేస్తే తొందరగా బయటపడతామా, చాంటింగ్ చేస్తే తొందరగా బయటపడతామా వాటి నుంచి? 3D लेवल पर सबका एनर्जी क्लीनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पर मैंने बोला कि आप सारी की सारी एनर्जी को क्लीन नहीं कर सकते। जैसे इमोशनल लेवल पर किसी का सोल या किसी का कुछ एनर्जी ज़मीन में अटका हुआ है, उसको समझने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। खुद को समझेंगे, खुद के बॉडी को समझेंगे, धीरे धीरे आपको उस ज़मीन के साथ कुछ हुआ था क्या, वो ज़मीन से रिलेटेड जो एनर्जीज़ है वो आपको कनेक्ट होने लगती है। आपको किसी ना किसी तरह से वो उस जगह पर कुछ एनर्जी स्टक थी, वो उसके बारे में आपको समझाया जाता है। मेडिटेशन से ये चीज़ें समझ में आती है। అప్పుడు ఎలా బయటపడాలి? कि आप ये सारा चीज़ें रोज़ रोज़ करके, जैसे चैंटिंग करके, हवन करके, चैंटिंग, हवन, मेडिटेशन, हमेशा चैंटिंग करते रहना। इससे भी जब हमारे पास कोई नेगेटिव एनर्जी रहती है, आप चैंटिंग कर रहे हो तो घर में झगड़े होना स्टार्ट होते हैं, कुछ डिजीज़ जो अंदर फंसी हुई है वो ऊपर आनी स्टार्ट होती है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि आप
कुछ कर रहे हो उसका रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ है। आपने जब भी संकल्प लेके स्टार्ट किया ना कि मैं आज से 108 माला जाप करती हूँ या कुछ बोलती हूँ, तो आपके घर में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, या आप बीमार होंगे, बॉडी में कुछ डिजीज है तो ऊपर आने लगता है। ये बहुत अच्छा साइन है कि आपकी సాధన పहुंचना స్టార్ట్ हो रही है। అమ్మ ఎవరైనా మిమ్మల్ని కలవాలి అంటే వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే ఎలా మిమ్మల్ని కలిసేది, ఎలా మీట్ అవ్వాలి మిమ్మల్ని? मैं रोज़ रात को 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक हम लोग मेडिटेशन करते हैं। सुबह 3 बजे मेडिटेशन कर रहे हैं तब मिल सकते हैं। सुबह 3 बजे रोज़ मेडिटेशन होता है, तब मिलना है। मिलना मतलब मुझसे मिल के कुछ नहीं होने वाला है। आपको मैं ये सिखाना चाहती हूँ, मेरे द्वारा गुरु सिखाना चाहते हैं आप लोगों को, आप खुद को कैसे सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे एक बार मिल के कुछ नहीं होने वाला है, आपको खुद को समझना है। आपका थर्ड आई ओपन होना, थर्ड आई ओपन होगा कि नहीं होगा, आपके सेंस, सिक्स सेंस जो रहते हैं, इंट्यूशन पावर बढ़ना, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको सुबह 3 बजे मैं अवेलेबल हूँ। पर्सनल सेशन भी लेती हूँ, पर पर्सनल सेशन बहुत कम लेती हूँ मैं। ऐसे जो अगर कोई बहुत दिन से मेडिटेशन कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो वो खुद सॉल्व नहीं कर पाता है, तब मैं लेती हूँ, बट वो बहुत रेयर रहते हैं। बाबा जी अगर हाँ बोल रहे हैं उसको लेना है तो ही, वरना नहीं लेती मैं। ఇక ఛానలింగ్ అంటారు. ఛానలింగ్ అంటే ఏంటి? ఆ ఛానలింగ్ త్రూ కూడా మీరు కలవచ్చు అంటారా? అంటే चैनलिंग के द्वारा मिल सकती हूँ मैं। हाँ, चैनलिंग मतलब सुबह 3 बजे हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं। ये मुझे मैसेज आया था बाबा जी की तरफ से कि सुबह 3 बजे आप मेडिटेशन के लिए बैठो। मैं 1-2 लोगों से ही स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा लोग, मुझे पता भी नहीं था कि ये चैनलिंग है कि क्या है। ऐसे लोगों ने बोला मुझे कि ये चैनलिंग हो रहा है उनके, मुझे पता नहीं था कि इसको चैनलिंग बोलते हैं ऐसे। सुबह मैं मेडिटेशन में बैठ रही हूँ, जैसे चक्रों के बारे में बता रहे कि ये चक्र यहाँ पे है, इसका क्या मीनिंग है, इसके अंदर किस तरह के इमोशंस बैठे हुए हैं, इसको क्लीन कैसे किया जाता है, और वो क्लीन करके भी दे रहे। तो हमको ये समझ में आया कि एक दिन हुआ, शायद गलती से हुआ होगा, कुछ तो इन्फॉर्मेशन आया होगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, पता नहीं 7 दिन हो गए, फिर समझ में आ रहा है कि ये 7 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर 1.25 महीना हुआ। हमको लगा शायद 1.25 महीना हो के बंद हो जाएगा, थोड़े दिन फिर चालू रहा, फिर चालू, ऐसे करते करते 3 साल हो गए हैं अभी। इन्फॉर्मेशन जो हमारे सनातन धर्म में बताई गई है, जैसे इमोशंस के बारे में, जैसे रिस्पेक्ट के बारे में, जैसे हमारा कोई काम नहीं हो रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है, जैसे अर्थ है, अर्थ के अंदर हम लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, अर्थ के अंदर के क्या इम्पोर्टेंस है जो हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं, अर्थ के साथ कैसे रहना है, नेचर के साथ कैसे रहना है, कौन सा पेड़ किस डिजीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेदिक भी बहुत सारे टिप्स, कहाँ पे जाके मेडिटेशन करने से क्या होता है, तर्पण क्या है, ये सारी चीज़ें जो बताई गई है किसी गुरु के द्वारा, वो सब कुछ फिर से आ रहा है। पहले कैसे ना 7 चक्र है ऐसे बोलते थे बॉडी में, पर बॉडी में और भी चक्रास है जो हमें अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ऐसा रोज़ ऐसा है कि कितने सारे चक्र है, हाथों में भी चक्र है, टिप पे भी चक्र है, नाखून में भी चक्र है, सिर के अंदर भी है, ऊपर भी है, इतने चक्र है हर जगह पर, यहाँ पे चक्र है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है, उनके वो चैनलिंग के थ्रू समझा रहे। मैं कोई ऐसे बहुत स्पिरिचुअल फैमिली से नहीं हूँ, एकदम नॉर्मल, जो पूजा किया पानी से उसको उठा के अंदर रखा, उससे ज़्यादा हम लोगों ने, मुझे पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी इस तरह से भी हो सकती है। वो तो ऐसे एक लाइफ साइकिल रहता है ना, कुछ किसी सत्य को, किसी आंसर को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँच गई। మీకు పూణేలో ఆశ్రమం లాంటిది ఏమన్నా ఉందా? డైరెక్ట్గా వస్తే మిమ్మల్ని ఏమన్నా కలిసేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుందా? नहीं, अभी आश्रम वगैरह कुछ नहीं है हमारा, या कोई सेंटर भी नहीं है, हम लोग जूम पे ही मिल रहे हैं। पर हम लोग
कोई एक जगह पे मिलने के लिए या लोगों को थोड़ा सा आसानी हो, इसलिए जगह ढूंढ रहे हैं कि कोई सेंटर खोल सकते हैं। ऐसा अभी मिला नहीं है, ऐसा कुछ भी कोई जगह वगैरह। Okay. अभी पर अभी बहुत लोग ऐसे रिक्वायरमेंट आती जा रही है कि मिलना है, कहाँ पे मिलना है ना, मिलने के लिए कोई तो जगह फिक्स करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं, शायद वो आप लोगों के थ्रू कुछ హైదరాబాద్లో ప్లాన్ చేయకపోయారా? हाँ, हैदराबाद में भी सब जगह पे करने अभी वही काम है। हाँ, कुछ सेंटर ओपन करना चाहिए, ऐसे बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट है। अभी मैं हैदराबाद में कहीं पे एक प्रोग्राम में थी, तो बहुत लोग कहीं कहीं से आना चाहते थे, पर वो एक आश्रम था छोटा सा, स्कूल टाइप ऐसे, तो वहाँ पे रुक नहीं सकते और वो सिटी से दूर है, तो सबको मना किया कि इतना दूर नहीं आना है, सबने यहाँ रहने का इतना व्यवस्था नहीं। ऐसे हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को, आने के लिए कोई जगह नहीं है ऐसे। पर हम लोग सर्च कर रहे हैं, कोई जगह मिलेगा तो बनाएंगे कुछ तो ऐसे। చాలా మంచి విషయాలు మాతోటి మీరు ఇప్పుడు షేర్ చేశారు. అది అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు అన్నీ కూడాను, అందరికీ పనికొచ్చే విషయాలు. అందరూ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యల నుంచి బయటపడేదానికి అవసరమైనటువంటి అన్ని మార్గాలను మీరు సూచించారు. ఫర్దర్గా కూడా ఎప్పుడన్నా ఎవరికన్నా అవసరం పడితే కంపల్సరీ మీరు గైడ్ చేయాలని, చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. सबको गाइड करना, ये मैं हूँ यहाँ पे, मैं इसी के लिए जन्म लिया है, शायद वो होते जा रहा है। बाबा जी, माता जी, बहुत सारे गुरु हैं जो इसके थ्रू ये काम करवा रहे हैं मेरे थ्रू। मैं रोज़ ही वही सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रोज़ सुबह 3 बजे से हम लोग करते जा रहे हैं। सिर्फ आपको ज्वाइन करना है। और कभी कभी हम लोग ऑनलाइन भी सेशन रखते हैं क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए, तभी भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जूम पे वगैरह रखते हैं या यूट्यूब से भी कोई क्वेश्चन लेते हैं कि, और कभी कभी ऐसा है कि ऑफलाइन सेशन के लिए भी मैं जा रही हूँ, पर वो बहुत रेयर होता है क्योंकि टाइमिंग का बहुत ये होता है ना थोड़ा सा। पर करीब करीब 2 साल से मैं घूम ही रही हूँ पूरा इंडिया में, इंडिया के बाहर वो कंटिन्यू चालू ही है। मेरा जो काम है, मेरे से जो काम करवाना चाहते हैं गुरुजी, हवदर बाबा जी, सारे स्वामी समर्थ वगैरह, उनका काम करने के लिए मैं रेडी हूँ। आप लोग कभी भी ऑनलाइन वगैरह जहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आए, समझो जैसे मैं अभी यहाँ पे आई हूँ, वैसा कहीं पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आपको शेयर किया जाएगा, आप मिलने को आ सकते। మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే మీ నెంబర్ కూడా నేను ఈ ఇంటర్వ్యూలో డిస్ప్లే చేస్తాను. मेरा नंबर डिस्क्लोज कर सकते हैं, सबको दे सकते हैं, पर मैं सबके नंबर, मैं यही सबको बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सुबह 3 बजे मेडिटेशन करो, ये सबसे अच्छा है। मैं सबको वहीं पे मिलने को आ सकती हूँ, ये ज़्यादा आसान है। मेरे से सिर्फ मिलना, मेरे से बात करना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप खुद से बात करना, खुद के गुरुओं के साथ बात करना, हायर सेल्फ के साथ बात करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ना इस चीज़ के लिए मैं अवेलेबल हूँ। सुबह 3 बजे से ही हम लोग रोज़ 3 साल से है ऑनलाइन रहते हैं, तो आपको हर जगह पे आने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, घर पे बैठे बैठे जूम पे, यूट्यूब पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके थ्रू कुछ एक्सपीरियंस रहा तो शेयर कर सकते हैं, ग्रुप से व्हाट्सएप पे, या कुछ एक्सपीरियंस रहा उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप में उसके आंसर भी देती हूँ मैं, तो उसके थ्रू भी हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर जो भी रहेगा। ఓకే, మీరు మళ్ళీ అదే చెప్తున్నారు, 3 రావాలి, 3 ఎందుకని 3 అది మన బ్రహ్మ ముహూర్తమా, లేకపోతే ఇంకేదన్నా రీజన్ ఉందా దానికి? ये टाइमिंग महावतार बाबा जी ने दिया हुआ है कि 3 बजे उठ के बैठना है, मेडिटेशन के लिए बैठना है। वो कुछ ब्रेथ टेक्निक सिखाते हैं, कभी चक्रों का क्लीनिंग करना, कभी इन्फॉर्मेशन है, आयुर्वेदिक का इन्फॉर्मेशन है, बॉडी का इन्फॉर्मेशन है, इमोशनली हम कैसे किसी चीज़ से कनेक्ट होते हैं वो सिखाना, हर तरह से बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, हर तरह से वो हमें समझा रहे हैं कि कैसे जीना है। इसलिए सुबह 3 बजे कैसे होता है ना, ऑफिस की वजह से टाइम नहीं मिलता है सबको, तो सुबह 3 बजे क्या है, हम खुद के लिए वो टाइम निकाल सकते हैं। सुबह कभी 5:30 बजे, कभी 6 बजे वो सेशन ख़त्म हो जाता है। మీరు తప్పకుండా ఎవరికైనా అవసరం ఉంది అంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి, మీ నెంబర్ ఇస్తాను. అలాగే మీరు ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూలు నాకు మళ్ళీ ఇంకా కావాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. जहाँ पर जिसको ज़रूरत होती है मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ।
पहुंच ही जाती हूँ, मैंने देखा हुआ है, पहुंच जाती हूँ मैं। उसका सच में रिक्वायरमेंट है कि नहीं, वो बाबा जी फिक्स करते हैं। उन सबकी हेल्प करने के लिए ही मुझे जिंदा रखा हुआ है, तो आप लोग उल्टा उसका फ़ायदा लो। थैंक यू अम्मा। थैंक यू। और कुछ और भी सेशंस के लिए हाँ, मैं बाबा जी को पूछ के ज़रूर से वापस आ सकती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर।